हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो ज़रूर जाइए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। वहाँ पर आपको लाइन से सभी चैप्टर्स के वीडियो मिल जाएंगे ऑफ इकोनॉमिक्स, OCM एंड IT। तो इकोनॉमिक्स, OCM और IT के लगातार वीडियोस पाने के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज। पिछले वीडियो में मैंने सर्विसेज के बारे में डिटेल में बात की, हमने देखा फीचर्स ऑफ सर्विसेज। दोस्तों, बिजनेस सर्विसेज की अगर बात करें तो ये वो सर्विसेज हैं जो बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में और उसे सक्सेसफुली आगे बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। बिजनेस सर्विसेज ये दिखाई तो नहीं देती, इनटैंजिबल सी होती हैं, लेकिन इनका होना बिजनेस के लिए बहुत आवश्यक होता है। चलिए इस चैप्टर को डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, सर्विसेज आर इंटैंजिबल इन नेचर, दे आर नाइदर मैन्युफैक्चर्ड, ट्रांसपोर्टेड नॉर स्टॉक्ड। इन्हें स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, प्रोडक्शन की जगह, कंजम्पशन की जगह अनुमन सेम ही होती है। बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज which help in successful running of the business। जी हाँ दोस्तों, ये बात जो है ये बहुत अहम है। हर आंसर में आप ये मेंशन करने की कोशिश कीजिए, इसे याद रख लीजिए। बिजनेस सर्विसेज are those services which help in successful running ऑफ बिजनेस। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगर मीनिंग को डीप में समझने की कोशिश करें तो समटाइम्स सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स। No transfer of possession or ownership takes place when services are sold and they cannot be stored or transported. Services are instantly perishable। इन्हें हम संभाल के फ्यूचर कंजम्पशन के लिए नहीं रख सकते। ये तो बॉस सर्विसेज हैं, जिस तरह वकील सर्विस देता है अपने क्लाइंट को या डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को, उसी तरह ये सर्विस जो है ये पेरिशेबल है, उसी टाइम मिलने वाली है। एंड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस एट द टाइम दे आर बॉट एंड कंज्यूम्ड। दोस्तों, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे बैंकिंग, कॉर्पोरेट सेंटर, कॉल सेंटर्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस या टेलीकॉम सेक्टर जो सर्विसेज अनुमन प्रोवाइड करते हैं हमारे आसपास। दोस्तों, बिजनेस सर्विसेज को अगर समझने की कोशिश करें तो बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड in an isolated manner. It requires some activities which facilitate business to grow rapidly। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस अकेला आइसोलेटेड कभी नहीं चल सकता। कुछ फैसिलिटीज की जरूरत हमेशा पड़ती है बिजनेस को चलाने के लिए। जैसे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, पैकेजिंग के लिए लेबर की सर्विस, ऐसे अलग अलग सर्विसेज बहुत सारे होते हैं। कस्टमर से बात करने के लिए कस्टमर केयर सर्विस, सपोर्ट सर्विस, ऐसी बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज हैं जो बिजनेस को फैसिलिटेट करती हैं और उसे आगे ले जाने में बहुत मदद प्रोवाइड करती हैं। बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज व्हिच हेल्प बिजनेस टू ग्रो एंड हेल्प बिजनेस टू फंक्शन सीमलेसली। दोस्तों, टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, ये चार्ट बहुत अहम है दोस्तों। कुल मिलाकर के हमारे टेक्स्ट बुक में 5 बिजनेस सर्विसेज को आइडेंटिफाई करके पेश किया गया है हमारे सामने। सबसे अहम है बैंकिंग, उसके अलावा कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग। ये 5 बिजनेस सर्विसेज के बारे में इस चैप्टर में बात हो रही है दोस्तों। चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज, वो सर्विसेज जो बिजनेस को फैसिलिटेट करती हैं, स्मूथली फंक्शन करने में मदद करती हैं। हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग आज के इस वीडियो में। दोस्तों, फिर एक बार दोहरा दूं, 5 सर्विसेज के बारे में इस चैप्टर में उल्लेख किया गया है। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग, ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो बिजनेस को बहुत फायदा पहुंचाती हैं, बिजनेस के लिए बहुत जरूरी हैं और बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। चलिए आज पढ़ते हैं बैंकिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग, बैंक्स के बारे में आपने अक्सर सुना ही है, बैंकों को आपने अपने आसपास देखा भी है। दोस्तों, बैंक्स एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कस्टमर्स के फंड्स को संभालती हैं, साथ ही साथ डिपॉजिट्स के रूप में उन्हें अपने पास जमा पूंजी की तरह रखती हैं, साथ ही साथ लोन्स की तरह, लोन्स एंड एडवांसेस की तरह कस्टमर्स को मदद रूप भी साबित होती हैं, जिसके बदले में वो ब्याज हमसे लेती हैं। तो बैंकिंग एक ऐसी इंस्टीट्यूट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो कस्टमर्स को बहुत ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करती है। खास तौर पर अगर बिजनेस है तो बिजनेसमैन के लिए बैंकिंग बहुत अहम है, कैपिटल रेज करने के लिए, फंड्स रेज करने के लिए, सर्विसेज रेगुलरली अपने बिजनेस में प्रोवाइड करने के लिए। अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which deals with deposits and advances
and other related services. Bank provides various services related to money or financial requirements of the consumer. यानी अलग अलग सर्विसेज, फिर वो चेक के माध्यम से पैसे देना हो या ट्रांसफर हो, ऐसी अलग अलग सर्विसेज जो है बैंक प्रोवाइड करती है। फिर वो लोन्स हो या डिमांड ड्राफ्ट जैसी फैसिलिटीज हो, अलग अलग, या ओवरड्राफ्ट जैसी फैसिलिटी जो क्रेडिट कस्टमर्स को मिलती हैं, बहुत करंट अकाउंट होल्डर्स को दी जाती हैं जो बड़े बिजनेस होल्ड करते हैं। तो ऐसी सर्विसेज जो है बैंकिंग वाले अक्सर प्रोवाइड करते हैं और इसीलिए बिजनेस सर्विसेज में बैंकिंग का बहुत अहम रोल है। एज पर the Indian Banking Regulation Act 1949, banking company means any company which transacts the business of banking in India, and the word banking has been defined as accepting for the purpose of lending. जी हाँ दोस्तों, accepting फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, वो हमसे डिपॉजिट लेते हैं और उसी डिपॉजिट से कुछ अमाउंट किसी को लोन के तौर पर देते हैं, और ये पूरा साइकिल इकोनॉमिक्स का चलता रहता है। तो याद रखिए दोस्तों, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, रीपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, यानी वो वापस रीपेएबल भी है क्योंकि वो जनता का पैसा है, वो उन्हें तो कभी भी मिलना ही चाहिए जब वो अपना कार्ड स्वैप करें या कहीं ट्रांसफर करें। अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट एंड ऑर्डर और अदरवाइज। तो इस प्रकार दोस्तों बैंकिंग की बहुत अहम भूमिका है हमारे बिजनेस के अंदर। बढ़ते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ बैंक की ओर। दोस्तों यहां पर कुछ 9 टाइप्स दिए गए हैं। मेन अगर मैं बात करूं तो आज के इस वीडियो में हम ये सारे 9 टाइप्स देखने वाले हैं। आपने जो टाइप्स के बारे में खास तौर पर सुना होगा वो है सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और डेवलपमेंट बैंक। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ प्रकार की बैंक्स उपलब्ध होती हैं समाज में, सोसाइटी में, जैसे एक्सचेंज बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सेविंग्स बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड स्पेशलाइज्ड बैंक। तो ये कुछ 9 प्रकार की बैंक्स आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक के तहत। दोस्तों याद रखिए, ये जो अलग अलग बैंक्स हैं इनका जो मेन और मुख्य काम है वो है बैंकिंग सर्विसेज बिजनेस को प्रोवाइड करना, ताकि बिजनेस जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करता रहे, फिर वो छोटे गांव में हो, रूरल एरियाज में हो या शहरों में हो। दोस्तों हर बैंक का यही काम है, एक्सेप्टिंग एंड लेंडिंग, यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। चलिए एक एक करके इन सभी टाइप्स को आज पढ़ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले सेंट्रल बैंक। हम सब जानते हैं हमारे देश की आरबीआई, ये हमारे देश की सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक ये होती है बैंकों की बैंक। जी हाँ दोस्तों, सभी छोटे बड़े बैंक जो कंज्यूमर से डायरेक्टली डील करते हैं उन बैंकों से डील करती है आरबीआई, यानी हमारी सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स financial institution in banking industry in the country. Every country has their own central bank. In India, the Reserve Bank of India is the central bank. दोस्तों बहुत ही आसान सा ये पूरा टाइप है जहां पर हम समझ सकते हैं कि सेंट्रल बैंक ये बैंकों की बैंक है और ये जो है दूसरी बैंकों से डील करती है जो देश में चल रही हैं। The Reserve Bank of India is the central bank. The RBI was established in 1945 under the Reserve Bank of India Act 1944. Some functions of RBI are as follows. दोस्तों हमेशा से याद रखिए, सेंट्रल बैंक के गाइडलाइंस के थ्रू ही दूसरी बैंक्स जो हैं वो काम करती हैं। फ्रेम्स मॉनेटरी पॉलिसी, इश्यूज करेंसी नोट्स, acts as a banker to the government, acts as a banker's bank to commercial and other banks in India. तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल बैंक जो होती है ये पूरी तरह से दोस्तों ये दूसरे छोटे बड़े बैंक्स को जो है वो गाइड करती है और आगे बढ़ाने का काम करती है। तो सेंट्रल बैंक इज बैंकर्स बैंक एंड एपेक्स बैंक। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगली टाइप है कमर्शियल बैंक। ये वो बैंक हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करते हैं, जो देखते हैं हम, जहां पैसे डिपॉजिट करते हैं, जहां हमारा सेविंग्स अकाउंट होता है या हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या कोई और अकाउंट। कमर्शियल बैंक कंज्यूमर से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती हैं। द कमर्शियल बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक and social development of a country. Commercial banks performs important functions such as, याद रखिए दोस्तों, प्राइमरी फंक्शन होते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट यानी पैसे लेना और लेंडिंग ऑफ मनी। ये बहुत अहम 2 इंपॉर्टेंट काम है, पैसे लो और पैसे दो। ये कमर्शियल बैंक का इंपॉर्टेंट काम है, इसी से इकोनॉमिक साइकिल चलता है। एक कस्टमर से पैसे लेते हैं और दूसरे को लोन के रूप में देते हैं, उससे ब्याज लेते हैं और इस तरह से इकोनॉमिक साइकिल जो है बैंक्स चलाती हैं। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। सेकेंडरी फंक्शन की अगर बात करें तो उसमें कई दूसरे फंक्शन है, एजेंसी फंक्शन, यूटिलिटी
यूटिलिटी फंक्शन, जिसमें अगर हम डिटेल में जाना चाहें तो फिर वो कार्ड्स प्रोवाइड करना हो, रिपोर्ट्स देना हो, एनालिसिस करना हो, या अलग अलग तरीके से कस्टमर को रिपोर्ट्स देकर सेटिस्फाई करना हो। इन इंडिया कमर्शियल बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ये बहुत अहम बात है दोस्तों, 3 ग्रुप्स में कमर्शियल बैंक्स को बांटा गया है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वेयर मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, ये वो बैंक हैं जिसमें सरकारी निवेश है, सच एज बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक आर ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सच एज एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक एक्सेट्रा। ये इंडिविजुअल्स प्राइवेटली ओन्ड प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स हैं। फॉरेन बैंक्स की अगर बात करें तो फॉरेन बैंक्स आर दोज बैंक्स व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया बट दीज बैंक्स have branches in India such as Citibank, HSBC, Standard Chartered, etc. तो ये कुछ 3 मुख्य ग्रुप्स हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टाइप की ओर, कोऑपरेटिव बैंक। बहुत फेमस हैं ये बैंक्स भी दोस्तों। इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक्स आर पॉपुलर इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। दोस्तों ज्यादातर सेमी अर्बन यानी पूरी तरह से जो विकसित शहर नहीं है वैसे एरिया, और रूरल एरियाज गांव में ऐसे बैंक्स देखे जाते हैं। द मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू, अंडरलाइन कर लीजिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, फार्मर्स एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स। यही इन्हें कमर्शियल बैंक से थोड़ा सा हटके अलग बनाता है। इनका जो मेन एम है वो है फाइनेंशियली पुअर, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, गांव के अंदर रूरल एरियाज में रहने वाले फार्मर्स वगैरह को हेल्प करने के लिए ये कोऑपरेटिव बैंक जो है बनाए जाते हैं। जनरली द कोऑपरेटिव बैंक वर्क्स एट 3 डिफरेंट लेवल्स। चलिए देखते हैं ये 3 डिफरेंट लेवल्स क्या हैं। सबसे पहले प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, ये जो है दोस्तों गांव के अंदर रूरली जो है लोकल विलेज लेवल पर काम करने वाली क्रेडिट सोसाइटी होती है। दे कलेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स इन कॉमन पब्लिक, दे आल्सो गेट फंड्स फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो दोस्तों 3 लेवल को एकदम आसानी से आप समझ जाइए। एक गांव के लेवल का बैंक, फिर होता है डिस्ट्रिक्ट के लेवल का बैंक, और तीसरा जो होता है वो स्टेट लेवल का बैंक। तो वंस अगेन आई रिपीट, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी विलेज लेवल पे है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, दीज बैंक्स ऑपरेट at district level, they obtain deposits from the public at the district level and also get funds from the state cooperative bank for the purpose of lending। यानी हमारी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जो है वो स्टेट से भी पैसे डिपॉजिट के तौर पर ले सकती है, हेल्प के तौर पर, फंडिंग के तौर पर ले सकती है, डिस्ट्रिक्ट से भी ले सकती है, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्टेट बैंक से ले सकती है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से। अब बात करते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की। दिस बैंक ऑपरेट्स एट स्टेट लेवल, दे प्रोवाइड फंड्स टू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी क्रेडिट societies as required. State cooperative bank also performs functions of monitoring over district bank and credit cooperative societies। तो ये तीनों लेवल पे किस तरह से काम हो रहा है समझिए दोस्तों। ये जो स्टेट बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये डिस्ट्रिक्ट वाली बैंक और प्राइमरी विलेज वाली बैंक्स पर भी कंट्रोल रखता है, मॉनिटर करता है, ध्यान रखता है कि प्रॉपरली ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, लोगों को प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं या नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक के बाद अब बढ़ते हैं आगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों शब्दों का खेल है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए, उनको मोटिवेट करके उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए होती हैं। दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड मीडियम and long-term funds to the business firms. Examples of development bank are Industrial Finance Corporation of India, ये बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत अहम योगदान IFCI का है। साथ ही साथ स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। सम फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक आर एज फॉलोज, प्रोविजन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, जैसे कुछ मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स का एक प्रोविजन, एक फंडिंग करके रखा हुआ है और इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किया जाता है एक्सपांशन करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। साथ ही साथ अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, जो सरकारी कंपनीज हैं उनकी अंडर राइटिंग के लिए भी कुछ फंड्स देते हैं। साथ ही साथ परचेज ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, इसके लिए भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक बहुत अहम काम करती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला टाइप है हमारे सामने exchange banks. The exchange banks as well as large commercial bank facilitates foreign exchange transactions. दोस्तों foreign exchange transaction नाम
से समझिए, एक्सचेंज बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज के लिए है, एक्सचेंज बैंक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के लिए है। तो दोस्तों एग्जांपल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक्स आर बार्कलेज बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो एक्सेट्रा। सम फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज बैंक्स आर एज फॉलोज: फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन, इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो दोस्तों मैं सिर्फ पढ़ इसलिए रहा हूं क्योंकि बहुत आसान है समझना। एक्सचेंज ऑफ बैंक्स जो एक्सचेंज बैंक जो होती हैं ये पूरी तरह से फॉरेन ट्रांजैक्शंस में डील करती हैं और फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज है उसमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला सिंपल सा बैंक है, टाइप ऑफ बैंक रीजनल रूरल बैंक। नाम से ही फिर एक बार रीजनल, रीजनल लेवल पर, और रूरल गांव के अंदर, विलेजेस के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर। रीजनल रूरल बैंक्स वर एस्टैब्लिश्ड इन 1975. These banks are sponsored by large public sector banks. The capital of RRB is contributed by central government 50%, state government 15% and sponsored banks 35%। दोस्तों आप देख सकते हैं गांव को सर्विसेज देने के लिए, गांव के फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए, लोकल रूरल लोगों को सहायता, स्टार्टअप्स वगैरह के लिए मदद करने के लिए, उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड हो, इसके लिए रीजनल रूरल बैंक्स का बहुत अहम योगदान है और उसमें सरकारें भी इनकी मदद करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट 50% फंडिंग करती है, स्टेट गवर्नमेंट 15% और स्पॉन्सर्ड बैंक्स जो होती हैं वो भी 35% तक की सहायता प्रोवाइड करती हैं। RRBs mobilize deposits primarily from rural and semi-urban areas and provide loans and advances mostly to small and marginal farmers, agricultural laborers एंड रूरल आर्टिजन्स। तो दोस्तों बहुत अहम और आसान सी बात है कि ये जो आरआरबीज हैं यानी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ये आर्टिजन्स को, फार्मर्स को, एग्रीकल्चरल लेबरर्स को बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होती हैं। अगली बैंक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सेविंग्स बैंक। बहुत ही ईजी है और समझना भी आसान है दोस्तों। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग बैंक इज टू एनकरेज सेविंग्स ऑफ द पीपल, ताकि लोग सेविंग करना के लिए एनकरेज हो, सेविंग करने के लिए वो बहुत ज्यादा आगे आए, और बचत करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की इस मॉडर्न डे लाइफ में। तो सेविंग्स करने के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाए, इसलिए सेविंग्स बैंक होते हैं, स्पेशली इन रूरल एरियाज। एग्जांपल्स ऑफ सच बैंक्स इंक्लूड पोस्टल सेविंग बैंक। इसके बारे में आप अपने जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी पूछेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा, पोस्ट के जरिए भी पैसे सेव किए जाते हैं दोस्तों। और पोस्टल सेविंग बैंक बहुत फेमस है रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में। कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बैंक। नाम से फिर एक बार, इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट्स के लिए। दीज बैंक्स प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी असिस्टेंस फॉर देयर कस्टमर्स। देयर क्लाइंट्स जनरली इंक्लूड बिजनेस फर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादातर तो बड़े बिजनेस फर्म्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स फैसिलिटेट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस बाय अंडरटेकिंग रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मतलब कहां सही निवेश होगा, किस सेक्टर में कहां कौन सी जगह पर सही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उससे रिलेटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा, एडवाइजरी भी मिलेगी, और इन्वेस्टमेंट बैंक आपको उसमें पूरी तरह सहायता करेगा। जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक्स डू नॉट डायरेक्टली डील विद जनरल पब्लिक। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, स्पेशलाइज्ड बैंक्स की अगर बात करें, दीज बैंक्स केटर टू द रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोवाइड ओवरऑल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप बिजनेस इन स्पेसिफिक एरियाज। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग सर्विस के बारे में, बिजनेस सर्विस चैप्टर का नाम है, 5 महत्वपूर्ण सर्विस हैं इसमें। आज हम बैंकिंग सर्विस की बात कर रहे हैं और टाइप्स ऑफ बैंक में हम पहुंच चुके हैं स्पेशलाइज्ड बैंक्स पर। हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक की, एग्जिम इसका नाम हम कह सकते हैं दोस्तों। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से जुड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं ये जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, दिस बैंक provides financial assistance to exporters and importers and functions are principal financial institution for coordinating the working of institutions engaged in financing export and import of goods and services with a view to promoting the country's international trade। तो दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करने वाली ये बैंक्स होती हैं एग्जिम बैंक्स, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रेगुलेट करती हैं, उसमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, सिडबी और नाबार्ड हमने 11th स्टैंडर्ड में भी कहीं ना कहीं इनके बारे में पढ़ा है। बहुत अहम रोल है इनका स्मॉल इंडस्ट्रीज को ग्रूम करने में, उन्हें सर्विसेज देकर आगे बढ़ाने में। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया set up on 2nd April 1990 under an act of Indian Parliament
एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन। किसका प्रमोशन? तो छोटे इंडस्ट्रीज का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, छोटी जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं गांव के अंदर, उनका विकास हो उसके लिए। फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, दैट इज एमएसएमई सेक्टर, एज वेल एज फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंगेज्ड इन सिमिलर एक्टिविटीज। दोस्तों बात करें नाबार्ड की, ये भी आपने 11वीं में पढ़ा है। इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, यानी खेती बाड़ी से जुड़े हुए, रूरल सेक्टर से जुड़े हुए अलग अलग इंडस्ट्रीज को मोल्ड करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए नाबार्ड का बहुत अहम योगदान है। ये उसमें एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। नाबार्ड प्रोवाइड्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट थ्रू रीजनल रूरल बैंक्स, यानी आरआरबीज के जरिए छोटे मध्यम वर्गीय या शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म जो है लोन्स प्रोवाइड करने का काम नाबार्ड करता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अब हम बात करते हैं न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग की। इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक का बहुत नया और इंपॉर्टेंट रोल है। दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक होते क्या हैं? ये नीश बैंक है, यानी प्रॉपर पर्टिकुलर नीश, यानी पर्टिकुलर टारगेटेड काम के लिए पैसा देने का, डिपॉजिट्स देने का काम करती हैं। दीज आर बैंक्स विद स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस एंड प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग। The aim behind these banks is to provide financial inclusion to the section of the economy not being served by other banks। ये उन स्पेशल सेक्टर्स के लिए हैं जो जिनकी मदद अनुमन कहीं ना कहीं दूसरे बैंक्स नहीं कर पाते, इसलिए ये स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटे मोटे लोन्स देने का काम वहां पर करती हैं। फिर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एंटिटीज कह लीजिए, या एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी जैसी कह लीजिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एमएफआई एंड लोकल एरिया बैंक्स लैब कैन अप्लाई टू बिकम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। दीज बैंक्स कैन बी प्रमोटेड आइदर बाय इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट, ट्रस्ट और सोसाइटीज। बेसिकली दोस्तों मैं फिर एक बार समझा दूं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो होती हैं ये अनऑर्गेनाइज्ड या जो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां तक दूसरी बैंक्स नहीं पहुंच पाती, वहां पर मदद करने का, वहां पर सर्विसेज देने का काम करती हैं। दे आर एस्टैब्लिश्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर अंडर कंपनीज एक्ट। दे आर गवर्न्ड बाय प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो इस प्रकार दोस्तों इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ मकसद हैं जो हम अब देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, सबसे पहला provision of savings for unreserved and underserved sections of the population, and दूसरा ऑब्जेक्टिव है सप्लाई ऑफ क्रेडिट, यानी पैसे पहुंचाना वहां तक जहां पर अब तक दूसरी बैंक्स नहीं पहुंच पाई। क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एग्जांपल्स आर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्सेट्रा। तो दोस्तों इस प्रकार ये कुछ मकसद हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के, जो रूरल फार्मर्स तक, गांव गांव तक, छोटे सेक्टर्स तक, अनरिजर्व्ड या हम कह सकते हैं अनसर्व्ड सेक्टर्स तक पैसे पहुंचाने का काम करती हैं, सर्विसेज पहुंचाने का काम करती हैं। हमारी आखिरी बात पर आते हैं दोस्तों, पेमेंट बैंक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ न्यू बैंकिंग है। It is a new model of banking. It is conceptualized by the Reserve Bank of India. Reserve Bank ने इसे conceptualized किया है, बहुत अहम है पेमेंट बैंक। The main aim is to offer financial services to small businesses and low income people। जी हाँ दोस्तों, जो भी टाइप्स हमने आज देखे, कहीं ना कहीं ज्यादातर टाइप्स ऑफ बैंक का ये एक मेन मोटिव रहा है कि लो इनकम वाले पीपल हैं या रूरल एरियाज हैं या फार्मर्स हैं, वहां तक सर्विसेज पहुंच सके। It is like any other bank as it can carry out most of the banking functions such as remittance सर्विस, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम कार्ड्स, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा। यानी पेमेंट बैंक भी वही सारे काम करता है जो रेगुलर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस करती हैं, बट इट इज नॉट अलाउड टू इशू लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड। सिमिलरली इट कैन एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट्स ओनली अप टू ₹1 लाख। Indian Post Payment Bank, Airtel Payment Bank, Paytm Payment Bank etc. are some of the biggest examples of active payment banks टू द डेट। तो आज की इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में हम इन कुछ नए मॉडल्स ऑफ बैंकिंग का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा वीडियो, लेकिन हमने क्या पढ़ा? तो हमने बिजनेस सर्विसेज में सबसे अहम सर्विस बैंकिंग की बात की और हमने जाने 9 टाइप्स ऑफ बैंक। ये अलग अलग टाइप्स ऑफ बैंक को हमने जानते हुए आज न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग पे इसका कंक्लूजन किया। अगले वीडियो में दोस्तों हम मिलेंगे फिर एक बार, जहां हम देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।